नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले बताएंगे कि टाइगर स्टेट एमपी में आखिर क्यों बाघों की मौत के मामले में पहले नंबर पर पहुंच गया है। तो दूसरी खबर में बात होगी कर्ज में डूबे किसानों की। तीसरी खबर डबरा से है जहां माफियाओं का आतंक चरम पर है। वहीं पांचवी और अंतिम तस्वीर में बात होगी भोपाल के बैरसिया की जहां आबकारी विभाग को अवैध शराब का जखीरा मिला है। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश की। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में अभी 526 बाघ हैं, लेकिन बीते 3 साल में यहां देश में सबसे ज्यादा 88 बाघों की मौत हुई है। इनमें 14 का शिकार हुआ, 6 बाघों के अंग बरामद किए गए हैं, जबकि 40 बाघ और शावक ऐसे हैं जिनकी मौत आपसी संघर्ष यानी कि टेरिटोरियल फाइट में हुई है। यह चौंकाने वाली जानकारी केंद्रीय वन मंत्रालय की इसी महीने जारी की गई वन्य जीवों की मौत पर बनी रिपोर्ट से मिली है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टेरिटोरियल फाइट कान्हा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई है। दोनों जगह 25 बाघों ने इसी कारण जान गंवाई। वन विभाग के अफसरों के मुताबिक एक बाघ की टेरिटरी 50 से 60 वर्ग किलोमीटर में रहती है। इसमें एक बाघ के साथ 2 बाघिन रह सकती हैं, लेकिन अमूमन इनमें संघर्ष होता है। अभी बांधवगढ़ के करीब 1536 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 124 और कान्हा के 2051 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 108 बाघ हैं। यानी कि 124 बाघों के लिए बांधवगढ़ में 6 से 7 हजार वर्ग किलोमीटर, जबकि कान्हा में 5 से 6 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र होना चाहिए। दोनों रिजर्व में बाघों की संख्या के हिसाब से जगह कम है। इसी का नतीजा है कि यहाँ 3 साल में सर्वाधिक बाघों की मौत सिर्फ टेरिटोरियल फाइट में हुई है। बता दें कि प्रदेश में 526 बाघों के लिए करीब 31,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चाहिए, जबकि अभी 7 टाइगर रिजर्व में कुल 10,174 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में ये जो बाघों की मौत के आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे टेरिटोरियल फाइट की बात की जाए या फिर शिकार के कारण हुई हो मौतें, लगातार जो है मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से लगातार जो है मध्य प्रदेश में बाघों की मौत हो रही है, चाहे टेरिटोरियल फाइट की वजह से हो या फिर जो अन्य कारण हैं, शिकार होना है, कई सारे कारण हैं, लेकिन संरक्षण की जगह जो है हम संरक्षण की तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो फिर एक बार ऐसा दिन आएगा कि मध्य प्रदेश से वो दर्जा हट जाएगा। टाइगर स्टेट का जो खिताब मिला हुआ है हमको, वो भी दिन जो है हमें देखने को मिल सकता है जब मध्य प्रदेश की उससे टाइगर स्टेट का दर्जा छीन सकता है। बिल्कुल पूनम, ये चिंताजनक बात है कि मध्य प्रदेश में बाघों की शिकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं, वो थमी नहीं है। जहां तक टेरिटोरियल फाइट की बात है तो ये आम फिनोमिना है। जब जंगल में बाघ होते हैं तो नया बाघ आता है, जो जवान होता है, वो पुराने बाघ को रिप्लेस करता है और अपनी टेरिटरी बनाता है। टेरिटरी के लेकर संघर्ष हमेशा से होते रहे जंगल में। ये जरूर बात है कि पहले ये था कि आबादी कम थी, जंगलों के आसपास या उसके आसपास होटल्स वगैरह नहीं बने थे, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा दे रहे थे। एक तरीके से ये है कि जंगल को घेर दिया जा रहा है चारों तरफ। तो इस वजह से बाघों का जो स्वच्छंद मूवमेंट होता था कि एक नेशनल पार्क से या एक जंगल से दूसरे जंगल में आप चले जाते थे, इसको लेते जिसको कॉरिडोर कहते हैं, वो था, वो खत्म कर दिया गया है और कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। ये महत्वपूर्ण कारण ये है जो जिस वजह से डेंसिटी बाघों की बढ़ रही हो, तो वो टेरिटोरियल फाइट की घटनाएं। फिर दूसरा इसमें एक पहलू ये भी कि टेरिटोरियल फाइट आम फिनोमिना, जैसे मैंने कहा, उसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होता था पहले। अब क्योंकि जगह जगह जंगल में कॉलर आईडी लगे हुए बाघों पर,
कैमरे लगा दिए गए, ट्रैप कैमरे, जिसमें बाघों का मूवमेंट कैप्चर किया जाता है और एक एक बाघ पर बराबर निगरानी रखी जा रही है। तो ऐसी घटनाएं रिपोर्ट होकर बाहर आ रही है। लेकिन इस सब के साथ एक और चीज है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, वो ये है कि जंगल में नए बाघों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हम बाघों की मौत को तो रिपोर्ट करते हैं, जो नए बाघ पैदा हुए उनको जब तक रिपोर्ट नहीं करते, जब तक वो 1.5 साल के नहीं हो जाते, कम से कम वो बड़े हो जाते हैं तब रिपोर्ट करते। तो ये माना जाता है कि किसी बाघ के 4 बच्चे हैं तो उसमें से 1 या 2 ही जीवित रहेंगे, बाकी को स्वाभाविक मौत का शिकार होना पड़ेगा, या तो दूसरे बाघ मार डालते हैं या वो जंगल में अन्य कारणों से उनकी मौत हो जाती है। तो वो रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। लेकिन ये बिल्कुल एक चिंता का विषय है कि तो कॉरिडोर खत्म हो रहा है। और यदि हम इसको भोपाल से जोड़कर देखते हैं तो भोपाल में जो राजधानी है, भोपाल में यदि मैं यहाँ कहूँ 2006 में भोपाल में जंगल रातापानी अभयारण्य के बाहर भोपाल के आसपास के जंगल में मुश्किल से 4 बाघ थे जो रिपोर्ट किए गए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। अब यहाँ 32 बाघ है। तो बाघ को यदि उसकी टेरिटरी कम पड़ती है जंगल में, नेशनल पार्क में, तो वो बाहर निकल जाता है, उस खुले में जाके अपनी टेरिटरी बनाता है, टेरिटरी का विस्तार करता है, वो होता है। लेकिन वहां पर आबादी होने से जो है बाघ और इंसानों के बीच में संघर्ष की स्थितियां बन रही हैं। जैसा कि अभी एक जो नई घटना आई है, आज ही रिपोर्ट हुई है कि एक बाघ ने एक महिला को यहाँ सीहोर के जंगल में शाहगंज के पास एक महिला को खेत में से उठाकर ले गया। तो ऐसी घटनाएं इसलिए रिपोर्ट हो रही क्योंकि हम जंगल के क्षेत्र में, जंगल के आसपास खेती कर रहे हैं, वहां पर कब्जे कर रहे हैं और बाघ का स्वाभाविक मूवमेंट का इलाका है, उसमें इंसानी दखल बढ़ता जा रहा है। पूनम बिल्कुल प्रभु सर, साथ ही वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है वो भी कहीं ना कहीं बाघों के संरक्षण की ध्यान देने की बजाय सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर माइनिंग की परमिशन देने में ज्यादा ध्यान है। बिल्कुल पूनम, वाइल्ड लाइफ बोर्ड जिसका गठन हुआ था उसका नाम ही वाइल्ड लाइफ बोर्ड है। वो जंगल और जंगली जानवरों की रक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन क्योंकि जंगल के आसपास माइंस होती है, वहां पर डेवलपमेंट के काम भी होने, सड़कें भी निकलनी है, तो मेन फोकस गवर्नमेंट का या कहीं की एजेंसी का उसको लेकर होता है कि वो प्रस्ताव वहां पर ज्यादा जाते हैं, वो चर्चा में ज्यादा आते हैं कि जो बाघों की सुरक्षा का मामला है तो केवल वाइल्ड लाइफ बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं, पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार होता है। उस डिपार्टमेंट का काम ही यही है कि जंगल की रक्षा करना, वन्य प्राणियों की रक्षा करना। वो वहां पर कहीं ना कहीं असफल साबित हो रहा है। वो जंगल का दोहन ज्यादा हो रहा है, वो घटनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसको रोका जाना चाहिए। बिल्कुल प्रभु सर, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब हमारे साथ सरिता डुंगरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, संगीता डुंगरा जी। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका। संगीता जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे संगीता डुंगरा जी से, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। तो जिस तरीके से लगातार जो है बाघों की मौत हो रही है, हमारा ध्यान बाघों की मौत की तरफ तो जा रहा है, लेकिन हमारे एसोसिएट एडिटर ने जिस तरीके से बताया कि बाघों की संख्या जो है वो भी बढ़ रही है, उसको भी देखना चाहिए। और जो बाघों की टेरिटरी है वो इसलिए ही कम पड़ रही है कि मौतों की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, लेकिन जो लगातार तादाद भी बढ़ी है उस तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड है संरक्षण पर ध्यान नहीं दे रहा है, माइनिंग की परमिशन देने में ज़्यादा ध्यान है। तो जो राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण के निर्देश भी हैं, उनकी तरफ से जो निर्देश दिए जाते हैं उनको भी फॉलो नहीं किया जाता है। तो तमाम जो है निर्देश है उनको दरकिनार किया जा रहा है। और साथ ही जब भी हमारा ध्यान जाता है तो सिर्फ मौतों पर जाता है, ये नहीं ध्यान जाता है कि जो नए बाघ शावक जो हैं वो उनके लिए टेरिटरी जो है बनाई जाए। जो बाघ जितनी संख्या में बढ़ रहे हैं उस हिसाब से टेरिटरी ज़्यादा जो है देनी चाहिए बाघों के मूवमेंट के लिए। कॉरिडोर भी बनाने की बात कही जा रही, लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं वो कह दी जाती हैं, बातें तमाम हो जाती हैं, नियम भी बना दिए जाते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। तमाम जो योजनाएं हैं वो बना दी जाती हैं जिस तरीके से, और तमाम जो बातें कही जाती हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। काम अपने मन का हो रहा है। चाहे वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बात की जाए तो वो भी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और लगातार जो है टेरिटोरियल फाइट जो है उसके साथ साथ कई और मामले हैं। चलिए संगीता डुंगरा जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। संगीता जी, जिस तरीके से जो है बाघों की मौत लगातार बढ़ रही है, मौतों की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, लेकिन जो बाघों की तादाद भी बढ़ी है तो उसके हिसाब से जो टेरिटोरियल फाइट जो है बाघों के बीच, एक कारण ये भी है कि उनके बीच उनको वो मूवमेंट के लिए जगह उतनी नहीं होती है। और सबसे बड़ा कारण यही है बाघों की मौत का, अगर हम देखें तो। जी बिल्कुल यही है। और जो टाइगर रीलोकेशन प्रोग्राम था
जो एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर दिल्ली में शुरू किया था, उसको मध्य प्रदेश से ही शुरुआत की गई थी जब टाइगर सुंदरी और महावीर को भेजा था। उस प्रोग्राम को बहुत बुरी तरह से इन्होंने हैंडल किया कि वो जैसे विड्रॉ हो गया। अब उस प्रोग्राम के अंदर जो है दोबारा एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है, एक गुजारिश की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एनटीसी हेडक्वार्टर से, कि उस प्रोग्राम को शुरू किया जाए और जो फीमेल टाइगर्स हैं मध्य प्रदेश की, उनको जो है वहां से रिलोकेट किया जाए, क्योंकि फीमेल्स जो हैं 2 और 3 बच्चे जब उनके हो रहे हैं वो तो जनसंख्या बढ़ती जाएगी। और दूसरा, अभी जैसे बात हो रही थी कि फॉरेस्ट के आसपास जो है नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, इसके लिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की और MOFCC की बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, प्रपोजल्स हैं, इनकी स्टैंडिंग कमेटी की इनकी डायरेक्शंस हैं। 39, 40 और 41st मीटिंग में जो हुई थी, खासकर ये छतरपुर मध्य प्रदेश के लिए, और जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व का 6.67 किलोमीटर का एरिया था जिसमें माइनिंग हो रही थी, उसके लिए जो डायरेक्शंस दी थी वो नहीं फॉलो कर रहे हैं। जब मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स में बात होती है, उसके बाद जो कागज दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट डायरेक्शंस दी जाती हैं, वो सिर्फ फाइलों में पड़ी रह जाती हैं। यहाँ जो वन विभाग है, इनके जो ऑफिसर्स हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते। अगर वो पढ़ते और उस चीज को इम्प्लीमेंट कराते तो फिर बहुत अच्छे से संरक्षण हो सकता है। संगीता जी, यानी कि कह सकते हैं कि जो तमाम नियम हैं बनाए जाते हैं, लेकिन वो सारे दरकिनार कर दिए जाते हैं, मनमानी चल रही है, उनको ठीक से ना पढ़ा जाता है और ना ही उनको फॉलो किया जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं मैम आप। जी संगीता जी, जिस तरीके से अगर अब वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है, अगर वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है, संरक्षण नहीं दे सकता है, तो फिर और क्या क्या ठोस कदम ऐसे उठाए जाएं ताकि जो है बाघों की मौत पर लगाम लगाई जा सके? ठोस कदम उठाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर टाइगर्स की जनसंख्या बढ़ रही है या लेपर्ड की जनसंख्या बढ़ रही है, और अब लाइन लाने की बात कर रहे हैं, शेर लाने की बात कर रहे हैं गुजरात से, तो होगा क्या कि कोई भी स्टेप लेने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ह्यूमन एनिमल कोएग्जिस्टेंस का जो इश्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उसके लिए जो उससे क्या होगा कि मौतें होंगी इंसानों की, क्योंकि जानवर है उसके एरिया में अगर इंसानों की जनसंख्या दिखेगी तो वो तो इंसानों को थ्रेट समझते हैं, तो डेफिनेटली खुद को डिफेंस में वो अटैक करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ ना इंसानों की जान बचा पा रहे हैं, ना जानवरों की जान बचा पा रहे हैं। दोनों की जान को बचाने के लिए स्टेप्स लेने ही चाहिए, जो आपको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब आपको मीन्स फॉरेस्ट ऑफिसर्स को, जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उसको पढ़ना पड़ेगा, उनको एक इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग कमेटी बिठानी पड़ेगी, लोग बिठाने पड़ेंगे, तब जाके ये चीजें होंगी। ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। नॉर्मली 80% जो जॉब है इनका फील्ड जॉब है, ऑल इंडिया सिविल सर्विस रूल्स के हिसाब से 80% जॉब इनका फॉरेस्ट में रहने का है और 20% डेस्क जॉब है। इन्होंने 100% इसको डेस्क जॉब बना लिया है। जब आप जमीन पे उतरेंगे नहीं तो आपको पता क्या चलेगा, और जब ये इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो वहां पे 5 मिनट गुजारते हैं और वापस आ जाते हैं। कुछ इनको समझ नहीं आता, एक्टिविस्ट से नहीं जुड़ते हैं, जर्नलिस्ट से बात नहीं करते हैं। उनको, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि क्यों मीडिया से एक मिटिगेशन प्लान क्यों नहीं करते हैं, जबकि मीडिया को, एक्टिविस्ट को, लोकल लोगों को बहुत अच्छी खासी नॉलेज होती है किसी भी सब्जेक्ट मैटर की। जी संगीता जी, तो प्लान तो सॉरी जी संगीता जी बोलिए। प्लान तो तब बनेगा जब एक 7 एक्सपर्ट्स बैठेंगे। वो तो क्या होता है कि भाई इसकी इमेज ये है, उसकी इमेज, वो इमेज के बेस पर वो कमेटी में लोग बैठाए जाते हैं। एक्चुअल नॉलेजेबल लोग जो हैं वो कमेटी के पास हिस्सा नहीं है इनके पास। जी शुक्रिया संगीता जी हमसे बातचीत के लिए। तो बिल्कुल ठोस कदम उठाने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अभी हम सजग नहीं हुए, अभी ठोस कदम हमारी तरफ से नहीं उठाए गए, तो एक बार फिर से वो दिन दूर नहीं होगा कि एक बार हमारे जो है मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा छिन चुका है, और अगर लगातार ये सिलसिला जारी रहा तो एक बार फिर वो दिन दूर नहीं कि जब एक बार फिर से मध्य प्रदेश के सिर से जो है टाइगर स्टेट का दर्जा छिन जाएगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं।
राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कर्जदार किसानों को अपनी हजारों हेक्टेयर बंधक भूमि छुड़ाने का शिवराज सरकार एक मौका और देगी। इसके लिए सहकारिता विभाग ने एक बार फिर से एक मुश्त समझौता योजना लाने का प्रस्ताव तैयार किया है। दरअसल बैंक बंद की प्रक्रिया में है और 85,537 किसानों से 2,580 करोड़ रुपए की वसूली होनी बाकी है। इस राशि को प्राप्त करने और किसानों को बंधक भूमि वापस लौटाने के लिए 2017 में समझौता योजना लाई गई थी। इसमें 20,000 से ज्यादा किसानों ने 82 करोड़ 67 लाख रुपए का कर्ज चुकाकर 49,600 हेक्टेयर भूमि को मुक्त करा लिया था। खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण किसानों को दीर्घकालीन ऋण देने वाला राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक खुद कर्ज की गिरफ्त में फंस गया है और अंत तक उबर नहीं पाया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से शासन की गारंटी पर ऋण लेकर इसने किसानों को दिया था, लेकिन वसूली नहीं हुई। शासन ने नाबार्ड का कर्ज तो अपने ऊपर ले लिया और उसे चुका भी दिया, पर सहकारी बैंक का कर्ज फंसा हुआ है। एक मुश्त समझौता योजना से जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। अभी भी 38 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को किसानों से 2,580 करोड़ रुपए लेने हैं। यही वजह है कि एक बार फिर एक मुश्त समझौता योजना लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, एक मुश्त समझौता योजना जो इसे अभी कैबिनेट में लाया जाएगा, प्रस्ताव तैयार किया गया है, किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? चैलेंज बहुत सारे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी किसानों के भीतर सरकार के प्रति नाराजगी ना हो, इसको लेकर मध्य प्रदेश का जो सहकारिता विभाग है वो लगातार काम कर रहा है। और जिस तरीके से जब से सहकारिता विभाग की बागडोर मंत्री अरविंद भदौरिया ने संभाली, उस पर लगातार किसानों को लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। एक मुश्त समझौता योजना 2017 में लागू की गई थी पूनम। उसके मुताबिक जो किसान होते हैं, कई बहुत सारे किसान होते हैं जो कि लोन ले लेते हैं, लेकिन लोन वो चुका नहीं पाते हैं, जिससे उनकी भूमि तब तक बंद होती है जब तक वो उस लोन को क्लियर नहीं कर देते हैं। तो अभी हाल ही में करीबन 79 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की गई और करीबन 50,000 हेक्टेयर भूमि जो कि बंधन थी उसको बंधन मुक्त भी किया गया। उसके बाद भी अभी बहुत सारी भूमि है, 85,000 किसान ऐसे हैं जिनकी भूमि अभी भी बंधक है और क्योंकि 2,000 करोड़ रुपए की वसूली भी की जानी है सरकार के द्वारा। तो जैसे ही 2,000 करोड़ रुपए की वसूली हो जाएगी तो जो भूमि फिलहाल बंधक है सहकारिता विभाग के पास उसको छोड़ दिया जाएगा। तो सहकारिता विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि एक मुश्त योजना का फायदा मध्य प्रदेश के किसान उठाएं और उस फायदे को लेकर इस योजना की मदद से अपनी जो भूमि जो बंधक है उसको छुड़वा लें। तो लगातार काम किया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसान किस तरीके से आंदोलन कर रहा है तीनों नए कृषि कानूनों की वापस लेने की मांग को लेकर। तो मध्य प्रदेश का जो किसान है वो सरकार की नीतियों से नाराज ना हो, तो इसी नाराजगी को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश के जो सहकारिता विभाग है वो एक मुश्त समझौता योजना लेता है, जिसके तहत किसानों पर जो कर्ज है वो उस कर्ज को वापस कर दें, तो उनकी भूमि जो बंधन में रखी गई है, कह सकते गिरवी रखी गई है, इसको बंधन मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये योजना अच्छी और कुछ किसानों ने फायदा भी उठाया है और यही कारण है कि करीब 50,000 हेक्टेयर जो भूमि थी जो कि बंधन थी, बंधन मुक्त भी हो चुकी है और सरकार को भी आर्थिक आय हुई है। करीब 70 करोड़ रुपए की सरकार ने वसूली की, तो सरकार की स्थिति भी बेहतर होगी और किसान भी इस एक मुश्त योजना का फायदा उठाकर चूंकि कई परसेंट होते हैं और लगातार पेनल्टी भी लगती है, उनको पेनल्टी से भी मुक्ति मिलेगी। जी, शुक्रिया वैभव जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल एक मुश्त समझौता योजना जो है फिर से इसका प्रस्ताव लाया गया है और अब कैबिनेट में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर जिले के डबरा में रेत खदानों पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर माफियाओं का आतंक देखने को मिला है। यहाँ खदान से रेत भरकर बिना रॉयल्टी के ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने को लेकर रेत माफिया और ठेका कंपनी के कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान रेत माफियाओं ने फायरिंग भी की। मामला भितरवार के लोहारी घाट का है, जहां रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने को लेकर रेत माफिया और ठेका कंपनी के कर्मचारी भिड़ गए।
और एक दूसरे पर फायरिंग की। रेत माफिया और ठेका कंपनी के कर्मचारियों के बीच हुए विवाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पक्ष एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को समझाइश दी और विवाद शांत कराया, लेकिन पुलिस ने दोनों पक्षों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे साफ समझ में आ रहा है कि पुलिस और प्रशासन रेत माफिया पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती, जिससे इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। वहीं जब डबरा कांग्रेस विधायक सुरेश राजे से रेत के काले धंधे के बारे में पूछा तो उन्होंने सीधे तौर पर प्रदेश सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बिना प्रशासन की सहमति के कोई भी काम नहीं होता है। तो डबरा से ये तस्वीरें जहां पर रेत माफिया और डबरा से ये तस्वीरें बता रहे हैं जहां पर रेत माफियाओं का आतंक देखने को मिला है। खदान से रेत भरकर बिना रॉयल्टी के ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने को लेकर रेत माफिया और ठेका कंपनी के कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया और माफियाओं ने फायरिंग भी की। मामला भीतर भार के लोहारी घाट का है, जहां रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने को लेकर रेत माफिया और ठेका कंपनी के कर्मचारी भिड़ गए। तो आप देखिए माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं। पुलिस भी जो है इनके आगे नतमस्तक ही नजर आ रही, क्योंकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की माफियाओं पर। एक तरफ जहां और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, एक तरफ जो है सरकार के सख्त निर्देश हैं कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए, माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जो है यहाँ पर तो ये देखने को मिला है कि जब पुलिस भी इनके आगे नतमस्तक नजर आई है, पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। आखिर क्या कारण, पुलिस इनके सामने नतमस्तक क्यों नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ रेत का अवैध जो धंधा है वो काफी लंबे समय से चल रहा है। इससे पहले भी यहाँ कई बार रेत माफियाओं और रेत ठेकेदारों में आपस में मारपीट और हवाई फायरिंग जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं। बावजूद इसके प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता और पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे रेत का जो पूरा कारोबार फल फूल रहा है, इसमें पूरी तरह से प्रशासन की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। यानी कि कह सकते हैं कि रेत माफियाओं के हौसले इसलिए बुलंद है कि उन्हें पुलिस प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ है। जी बिल्कुल। यहाँ स्थानीय विधायक सुरेश राजे से भी कई बार रेत के अवैध धंधे के ऊपर जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया के सामने बिल्कुल साफ बोला और विधानसभा में इसको उठाने की बात भी कह चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन पर भी रेत माफियाओं से मिली भगत होने के आरोप लगाए हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि जिस तरीके से विधायक सुरेश राजे ने जो है सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन सरकार एक तरफ जो है सरकार के सख्त निर्देश हैं कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन इसलिए ही कर रहा है कि पुलिस प्रशासन पर भी जो है पुलिस प्रशासन के जो ऊपर होते हैं वो उनको सख्ती से कोई ठोस कदम उठाने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसलिए पुलिस लापरवाही कर रहे है और इसी का नतीजा है कि माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अगर राजनीतिक रूप से भी देखा जाए तो रेत के काले कारोबार में पूरी तरह राजनीतिक दबाव की बात सामने आती है एवं प्रशासन राजनीतिक दबाव के नीचे काम करता है एवं पुलिस एवं प्रशासन रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने से बचता है। आपने क्या पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की इस मामले में? अगर कार्रवाई नहीं की जा रही तो सवाल तो जो है सबसे पहले पुलिस प्रशासन भी से भी किए जाएंगे कि आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल, जब इस मामले में हमने डीओपी डबरा उमेश सिंह तोमर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस मामले में बोलने से पूरी तरह से साफ इनकार कर दिया एवं वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने की बात कही। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिल्कुल आप देखिए कि डबरा से ये तस्वीरें जहां पर जो है पुलिस का ही संरक्षण कह सकते हैं कि मिला हुआ है, क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और इसी का नतीजा है माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अगली खबर मुरैना से, जहां पर मुरैना में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद प्रदेश का आबकारी अमला अलर्ट मोड पर है। भोपाल के बैरसिया में लगातार पनप रहे शराब के अवैध कारोबार पर आबकारी विभाग शिकंजा कस रहा है। इसी कड़ी में बैरसिया के तलावली में आबकारी विभाग ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां अवैध शराब से भरे ड्रम जमीन में गड्ढे कर छिपा कर रखे गए थे। इस दौरान जमीन से निकालकर आबकारी ने अवैध शराब को नष्ट कर दिया और लाखों की अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बैरसिया के तलावली में अवैध शराब का कारोबार
धड़ल्ले से होता है। कार्रवाई के दौरान एक बार आबकारी विभाग पर यहां हमला भी हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अदवरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर जी, बैरसिया में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया एक बार फिर से आबकारी विभाग ने, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन फिर भी जो है अवैध शराब माफिया जो हैं लगातार वो भी उनके हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं, वो भी लगातार जो है अवैध शराब बनाते जा रहे हैं और उसको खपा भी रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार बैरसिया और आसपास के क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार, काला कारोबार चल रहा है। इसी को लेकर आज आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है और उसको मतलब अवैध शराब जब्त की है और उनको जो आरोपी है इन्होंने गड्ढों में छिपा कर रखा था। 3 आरोपियों को इसमें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीन में इनने छुपाकर ये ड्रम रखे हुए थे, पूरी शराब को नष्ट वहीं पर कर दिया गया है। आपको बता दूं, इसके पहले भी जब एक बार कार्रवाई हुई थी तो आबकारी विभाग के ऊपर हमला हुआ था। अब जाकर फिर से जब सूचना मिली तो आबकारी विभाग के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। जो लाखों रुपए की अवैध शराब और जो बनाने के संयंत्र थे उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है और जब्त कर लिया गया है। जी अंकुर जी, जिस तरीके से पहले भी हमने कार्रवाई देखी थी, एक बार फिर से ये कार्रवाई देखने को मिली है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं आगे भी इस तरह की और भी कार्रवाई बैरसिया में देखने को मिल सकती, क्योंकि जो है ये मामला थम नहीं रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से सरकार पूरी तरफ से काला बाजारी करने वालों पर, अवैध शराब बनाने वालों पर जिस तरह से सख्त है, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले मंदसौर में एक बड़ा कांड हुआ था, कई लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी, उसके बाद लगातार आबकारी अमले को ये सख्त निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिए गए हैं कि कहीं पर भी अगर अवैध शराब बनती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी के चलते आज ये और बड़ी कार्रवाई भोपाल में की गई। निश्चित तौर पर प्रदेश भर में आबकारी विभाग इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। जी अंकुर जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है अवैध शराब माफियाओं के हौसले भी बुलंद हैं। लगातार पहले भी हमने कार्रवाई देखी, एक बार फिर से कार्रवाई बैरसिया के तलावली में देखने को मिली है, लेकिन आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन माफियाओं के हौसले जो हैं वो पस्त नहीं हो पा रहे हैं। आगे भी इस तरीके की अगर जो 2 कार्रवाइयाँ हमने देखी हैं, हो सकता है आने वाले समय में इस तरीके की और भी कार्रवाई देखने को मिले, क्योंकि सीएम लगातार जो है माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दे चुके हैं। चलिए फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।